2024 को अलविदा कहकर साल 2025 का आगाज हो चुका है। नए साल के जश्न के साथ साल 2025 का आगाज हुआ है। पूरे देश में जश्न का माहौल देखा गया। पार्टी और धमाल के साथ लोगों ने नए साल का स्वागत किया है। मस्ती भरी तस्वीरें लोगों की आपको दिखाएंगे। ये 2025 के पहले दिन यानी कि आज की सुबह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। लेकिन अब आपके सामने कुछ और देशों की तस्वीरें भी हम रख रहे हैं। सिंगापुर, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जापान, ताइवान, भारत में भी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोगों के जश्न की तस्वीरें आई हैं सामने। जश्न में डूबे 2025 का स्वागत करते ये भारतवासी, इनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, गृहमंत्री अमित शाह, तमाम दिग्गजों की तरफ से नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से भी प्रदेशवासियों को नए साल की शुभकामनाएं दी गई हैं। नैनीताल में नए साल का जश्न जमकर मनाया गया। देखिए, मॉल रोड की तस्वीर आपको दिखाएंगे, जहां पर रंगीन लाइटिंग के साथ यहां पर होटल्स और तमाम डिस्कोस को सजाया गया था। जमकर यहां पर लोग थिरके और रात भर पर्यटक सरोवर नगरी में झूमते नाचते नजर आए हैं। इस दौरान होटलों ने पर्यटकों के लिए यहाँ पर सारे बंदोबस्त किए हुए थे, बेहतर इंतजाम किए हुए थे। पहाड़ी फूड भी टूरिस्ट को परोसा गया। गीत संगीत के साथ नए साल में संकल्प लिए अब पर्यटक और पर्यटन कारोबारी आगे बढ़े हैं। और यही पहाड़ की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। चक्राता आपको लिए चलते हैं। चक्राता की शांत वादियों में भी नए साल के जश्न की तस्वीरें खूब आई हैं। यहाँ पर पहुंचे पर्यटकों ने खूब धमाल के साथ नए साल का जोश के साथ स्वागत किया है। देर रात तक नाच गाना चला है। होटल व्यवसायियों ने भी यहाँ पर्यटकों के लिए सारे बंदोबस्त किए, तमाम इंतजाम किए। प्रशासन के साथ होटल वालों ने पर्यटकों के लिए खास इंतजाम किए, जिससे पर्यटक काफी खुश नजर आए। और यहाँ हमारे साथ हमारे सहयोगी कुलदीप चौहान जुड़ गए हैं विकास नगर से लाइव। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी की तरफ। कुलदीप, पूरे उत्तराखंड से जोश से भरी हुई जो दूर दराज इलाकों से यहाँ पर पर्यटक पहुंचे हुए हैं या फिर स्थानीय उत्तराखंड के जो लोग हैं, नए साल के स्वागत की तस्वीरें यहाँ से निकल कर आ रही है। नाच गाना खूब किया गया है और अब मंदिरों के अंदर लंबी लंबी कतारें देखी जा रही हैं। यहाँ भक्त अपने भगवान के दर्शन करके नए साल का स्वागत कर रहे हैं। आप विकास नगर से अपडेट दीजिए, यहाँ पर किस तरह से देर रात तक जश्न मनाया गया है? जी कंचन, पूरे उत्तराखंड में हर तरफ नए साल को लेकर हर्षोल्लास की सामने आ रही है और पहाड़ों में भी जो सैलानी है वो लगातार चक्राता का रुख कर रहे हैं। चक्राता में भी देर रात या फिर विकासनगर पछौदुन की बात करें तो लगातार यहाँ पर डीजे नाइट और बॉनफायर की लोगों ने उसमें उत्साह नजर आया और लगातार जो है डीजे नाइट और बॉनफायर और डिनर का होटल व्यवसायों के द्वारा व्यवस्थाएं की गई थी और आज भी ये जारी रहने वाला है। लगातार लोग उत्साह में नजर आ रहे हैं। मंदिरों में लंबी लंबी लाइनें और लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। नए साल की शुरुआत सभी लोग अच्छे पहलू और अच्छे यादगार के रूप में करना चाहते हैं। इसी के चलते चक्राता में भी 6000 से अधिक सैलानी इस वक्त पहुंचे हुए हैं और वहां पे जश्न का एक माहौल बना दिया है। जी बिल्कुल कुलदीप, ये भी देखा गया कि उत्तराखंड की कई ऐसी जगह जहां पर लोग नहीं पहुंचा करते थे, इस साल 2025 के स्वागत के लिए उन इलाकों में भी भारी भीड़ देखी गई है। बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप चौहान, जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। हरिद्वार से खबर है, जहां पर नए साल के स्वागत की तस्वीरें नजर जो आई हैं, उसमें श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाते हुए नजर आए। सुबह से ही मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं यहाँ पर श्रद्धालु। प्रशासन की तरफ से भी सारे इंतजाम किए गए हैं ताकि दूर दराज इलाकों से पहुंचे हुए लोग यहाँ पर आस्था की डुबकी लगा सकें। सुबह मां गंगा की आरती में भारी संख्या में श्रद्धालु
शामिल हुए हैं और प्रशासन को पहले से इस बात की उम्मीद है कि हर की पैड़ी पर, खास तौर पर हर की पैड़ी पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए भारी संख्या में भक्त पहुंचेंगे। इसके लिए इंतजाम पहले से किए गए हैं। पुलकित और जानकारी देंगे। पुलकित, उत्तराखंड में खूब जश्न देखा गया रात भर तक, लेकिन सुबह तड़के मंदिरों में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। मां गंगा की आरती हो चुकी है सुबह की, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए हैं। लेकिन पूरी उम्मीद है प्रशासन को, हरिद्वार प्रशासन को, कि भारी संख्या में, लाखों की तादाद में यहाँ पर आज भी, कल भी, और आप कह सकते हैं पहला हफ्ता जो होता है नए साल का, उस समय तक श्रद्धालु पहुंचेंगे और आस्था की डुबकी लगाएंगे। पुलकित जी देखिए, 2025 नए साल की शुरुआत जोरदार तरीके से हो रही है और धर्मनगरी हरिद्वार में धार्मिक ढंग से लोग हरिद्वार पहुंचकर नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। हर की पैड़ी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। अब से थोड़ी देर पहले हर की पैड़ी की प्रातः काल की जो आरती है वो यहाँ पर संपन्न हुई है और जो सुबह की आरती है बहुत ही भव्य ढंग से आरती आयोजित की गई है। इन दिनों सर्दी हो रही है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और काफी संख्या में लोग जो है श्रद्धालु हर की पैड़ी पर पहुंच रहे हैं, आरती में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं, क्योंकि लेकिन आज नया साल है और नए साल के दिन कई लोगों ने ऐसा निर्णय किया, ऐसा मन में ठाना कि उनको हर की पैड़ी पर पहुंचना है और गंगा आरती में शामिल होना है। और आज गंगा आरती में कई लोग यहाँ पर हजारों की तादाद में शामिल हुए। जिस तरह की हमने तस्वीरें भी दिखाई, खासा उत्साह जो है लोगों के बीच में देखने के लिए मिला। हर की पैड़ी पर इस वक्त भी जो लोग हैं वो काफी बड़ी संख्या में यहाँ पर स्नान कर रहे हैं और कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे बात करने की हम कोशिश करेंगे, वो बताएंगे किस तरह से यहाँ पर पहुंचे। भैया जी, कुछ श्रद्धालु यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है। कहाँ से आए, क्या नाम? भैया मेरा नाम प्रतीक है और हम लोग नोएडा से आए हुए हैं और नव वर्ष के लिए सबसे पहले तो मैं सभी देशवासियों को बधाई देना चाहूंगा कि किस तरह से शुरुआत कर रहे हैं अपने नए साल की। देखिए, इस साल की मैं शुरुआत यही है कि हम लोग यहाँ पर आकर के दर्शन करके माता रानी का आशीर्वाद मिले, ताकि हमारा जो ये वर्ष है वो सबसे अच्छा जाए और सभी लोगों के लिए ये अपने अपने तरीके हैं सबके न्यू ईयर सेलिब्रेट करने। कोई पार्टी कर रहा है, कोई हुड़दंग कर रहा है, आप यहाँ गंगा में स्नान करने के लिए। बिल्कुल 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 आपकी बात बिल्कुल सही है। और हम लोग रात से चले थे और अभी सुबह सुबह पहुंचे और सुबह पहुंचते ही पहले हमने स्नान किया है। कैसा लग रहा है यहाँ पर? पानी कैसा है? सर्दी बहुत हो रही है। पानी तो देखिए ठंडा है, पर जब आप एक बार नहा लेते हो उसके बाद ठंड नहीं लगेगी। कैसे फैमिली के साथ आप? फैमिली के साथ आए। जी, कुछ अन्य लोग भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। जी भैया, आपने स्नान किया है भी गंगा में, आज नए साल की आपने शुरुआत की, कैसा लगा? आज आप हर की पैड़ी पर पहुंचे, गंगा आरती में शामिल हुए। पहले तो समझ देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और नव वर्ष की शुरुआत हम हरि के द्वार हरिद्वार से करना चाहेंगे, क्योंकि हरि के द्वार आकर के आपका मतलब जीवन सफल हो जाएगा। मैं तो यही इसी उम्मीद से आया हूँ यहाँ पे कि नए साल की शुरुआत अच्छे से होगी तो पूरा साल मेरा अच्छा रहेगा। पार्टी नहीं करते आप? पार्टी करके शुरुआत नहीं कर रहे आप नए साल की? इस पे मैं नहीं कहूंगा, मेरी पर्सनल चॉइस ये है। मैं तो भगवान के दर पे ही आके अपना सारा जीवन का क्या आज माँ गंगा से क्या कामना किया? जी, माँ गंगा से क्या कामना किया? माँ गंगा से हमने यही कामना की है कि सब कुछ अच्छे से हो और समस्त प्राणियों में सद्भावना हो, उससे और क्या कामना करें। हर की पैड़ी पर पहुंचे हुए हैं, सर्दी भी बहुत ज्यादा है, कैसा मन में भाव है, कैसा आनंद आ रहा है? क्या सर्दी लग रही है? क्या सर्दी बाधा बन रही है कहीं आस्था में? आपको लगता है कि सर्दी बाधा बन रही है? आपको लगता है? नहीं, हमें नहीं लगता। आपको दिख रहा है कि हम प्रभु के धाम में आए, तो इसमें सर्दी का तो कोई बाधा का कोई सवाल ही नहीं होता। जी पुलकित, हम तो बहुत बिल्कुल जी, तो मौसम श्रद्धालुओं सर्द में है, कितना लेकिन देखिए गजब का आस्था के आगे सर्दी फीकी पड़ जाती है, जैसा कि ये श्रद्धालु बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका पुलकित, तस्वीरें हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और आइए बात करते हैं आगे बढ़ते उत्तराखंड निकाय चुनाव की। उत्तराखंड निकाय चुनाव इस समय चल रहा है, जिसके बीच में पहले निकाय का जो फैसला भी हो चुका है। उधम सिंह नगर के दिनेशपुर नगर पंचायत में बीजेपी ने बिना वोटिंग के ही अपनी जीत दर्ज कर ली है। ये इस चुनाव की पहली जीत आप कह सकते हैं। बीजेपी की मनजीत कौर ने नामांकन किया था और उनके अलावा जिसने भी नामांकन किया था उनके पर्चे चेकिंग के बाद निरस्त कर दिए गए हैं। लिहाजा यहां बीजेपी प्रत्याशी ही एकमात्र उम्मीदवार बच गई थी और उनकी जीत घोषित कर दी गई है। बीजेपी की दिनेशपुर में निर्विरोध पहली जीत हो चुकी है। निकाय चुनाव में बीजेपी ने अपना खाता खोल लिया है। उत्तराखंड निकाय चुनाव में नामांकन के बाद अब पार्टियों को बगावत थामने का नाम सबसे बड़ा काम है। बीजेपी में हो रही बगावत को थामने के लिए बड़ी प्लानिंग की जा रही है। बीजेपी मुख्यालय में आज चुनाव प्रबंधन समिति की मीटिंग का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रदेश लेवल पर चुनाव मैनेजमेंट के लिए 14 कमेटी बनाने का फैसला लिया गया।
जिसमें 45 सीनियर नेताओं को जिम्मेदारी दी गई है। साथ ही नाराज हुए नेताओं को मनाने के लिए महा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बीजेपी 25 ऐसे निकाय टारगेट कर रही है जहां पर बागी मैदान में, और पार्टी की कोशिश है कि ऐसे लोगों को वक्त रहते बनाया जाए, साथ ही नाम वापसी कराई जाए। और हम सभी कार्यकर्ताओं के साथ में एक पारिवारिक भाव से व्यवहार भी करते हैं। उनके साथ में हमारे संबंध भी एक परिवार जैसे हैं। तो हमारे माननीय विधायकगण हैं, माननीय सांसद हैं, पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, वो सभी लोगों से बातचीत कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि 2 तारीख तक जो नाम वापसी की तिथि है उस तक सभी जितने अनधिकृत प्रत्याशी नामांकन किए हैं वो अपना नाम वापस लेंगे। देहरादून से खबर, जहां देहरादून नगर निगम दफ्तर में बीजेपी विधायक उमेश काऊ ने अपने कई समर्थकों के साथ पहुंचकर हंगामा कर दिया। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के कुछ प्रत्याशियों को एनओसी दिए जाने पर विधायक नाराज हो गए और वहीं बीजेपी विधायक ने इस एनओसी के मामले में इनकार कर दिया है। प्रदेश में आचार संहिता लगी हुई है, धारा 144 लगी हुई है। बिना आज्ञा के आप 4 लोग से ज्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। माननीय विधायक उमेश शर्मा काऊ जी यहाँ अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ आए और यहाँ पे नारेबाजी की कि आपने इनको एनओसी कैसे जारी कर दी गई है। लोकतंत्र में ये स्थिति हो रही है कि नामांकन तक खारिज करने के लिए फर्जी कागज बनाए जा रहे हैं, फर्जी बातें हो रही हैं। आपसी मामला है विभाग का, कुछ नहीं। अरे कोई एनओसी नहीं, वो अलग चीज है, ये बोलने के लिए नहीं। उत्तराखंड कांग्रेस में निकाय चुनाव के टिकट बांटने के साथ ही बड़ा बवाल शुरू हो गया। पार्टी के संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने टिकट नहीं मिलने पर पार्टी छोड़ने तक की बात कह डाली, जबकि प्रदेश अध्यक्ष ने साफ कहा है कि टिकटों का बंटवारा दिल्ली से हुआ है, उनके साथ कोई धोखा नहीं हुआ है। रिपोर्ट देखिए। पिथौरागढ़ में कांग्रेस का टिकट आखिरी वक्त तक अटका रहा। एक तरफ तो विधायक मयूख महर ने विद्रोह की मशाल उठा ली है, तो वहीं दूसरी तरफ पार्टी के बड़े नेता संगठन उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने पार्टी छोड़ने तक का ऐलान कर दिया है। मथुरा दत्त जोशी अपनी पत्नी को मेयर का टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो अब बगावत की राह पर हैं। पूरी पार्टी नेतृत्व ने धोखे में रखा। मैंने पूरी पार्टी की लीडरशिप के सामने कहा। यशपाल आर्य जी के घर में मीटिंग चल रही थी, उसमें प्रभारी भी थे, यशपाल आर्य जी भी थे, प्रीतम सिंह जी भी थे, गोदियाल जी भी थे, हरीश रावत जी भी थे। उनके सामने मैंने कहा था, भाई मैं दावेदार हूँ, आप एक टिकट मुझे दे दीजिए। मुझे आपने एमएलए ने क्यों मेरा टिकट काट रहे हैं बार बार। अगला कदम अभी बातचीत करूंगा, परिवार में बातचीत हो रही है, अभी अपने इष्ट मित्रों से बातचीत हो रही है। और क्योंकि दुख इस बात का है कि 48 साल जिस पार्टी को सींचा है, जिसमें काम किया है, अगर उस पार्टी को त्यागने से पहले बहुत सी पहलुओं पर विचार करना पड़ेगा। मथुरा दत्त जोशी के दावों पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने बड़ा खुलासा किया है। महारा का कहना है कि पिथौरागढ़ सीट के लिए जो 3 नामों का पैनल दिल्ली भेजा गया था, वो खुद मथुरा दत्त जोशी ने ही बनाया था। और इतना ही नहीं, इसमें सबसे ऊपर उनकी पत्नी का ही नाम था, लेकिन उसके बाद का फैसला दिल्ली हाई कमान से लिया गया, लिहाजा इसमें उनकी कोई भूमिका नहीं है। देखिए, मुझे नहीं लगता धोखा दिया गया, क्योंकि उन्होंने पत्र हमने नहीं बनाया, पत्र उन्हीं के द्वारा माध्यम से बनाया गया। उसमें जो लिखा गया है वो अभी मैं क्योंकि सार्वजनिक नहीं करना चाहता, लेकिन वरीयता उन्होंने अपनी पत्नी को दी थी उसमें। और अब पार्टी हर चीज पे तय करती है। दिल्ली वालों ने कौन डीसीसी रहा, किसने कार्यक्रम किए, और अंजू को जो एज मिली वो इस बात पे मिली कि उसने 2019 में जब कोई चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं था पिथौरागढ़ से, उस समय अंजू लुंठी पार्टी की तरफ से आदरणीय प्रकाश पंत जी की पत्नी के खिलाफ मैदान में उतरी थी और केवल 2400 वोट से उस चुनाव को हारी थी। तो बहुत चीजें देखी जाती हैं, और जब विधायक जी किसी और का समर्थन कर रहे हो, उसके बाद भी अगर पार्टी ने हाईकमान ने डिसीजन किया है तो कुछ सोच समझ के क्या होगा। जोशी जी को उस डिसीजन के संग ज्यादा चाहिए, मेरा मानना है। भारतीय जनता पार्टी में हर अच्छे व्यक्ति का हम सम्मान करते हैं, और भारतीय जनता पार्टी क्योंकि एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और आदरणीय प्रधानमंत्री और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री
के द्वारा जो लगातार प्रदेश का विकास के लिए योजनाएं लाई जा रही हैं, उससे प्रभावित होकर अगर कोई हमारे दल में आता है, हम उसका स्वागत करेंगे। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी एमडी जोशी का पार्टी में स्वागत करने के लिए तैयार है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी में पूरे राज्य में कई जगहों पर बगावत है, लेकिन इतने बड़े पद पर मौजूद नेता का इस तरह से बागी होना और निकाय चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़ने की धमकी देना बड़े सवाल खड़े करता है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। पिथौरागढ़ मेयर सीट की बात करते हैं, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बागियों की बगावत लगातार बढ़ रही है। हालात ये हैं कि अब बागी खुलेआम पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ मैदान में नजर आ रहे हैं। देखिए, बागियों की बगावत ने दोनों ही दलों की राह मुश्किल कर दी है। पहली बार निगम बने पिथौरागढ़ में मुख्य दलों की बगावत सियासी चर्चाओं का केंद्र बन गया है। मेयर सीट पर काबिज होने के लिए राष्ट्रीय दलों के उम्मीदवार तो मैदान में हैं ही, लेकिन मुकाबले को रोचक बागियों ने बना दिया है। नगर पालिका के निवर्तमान अध्यक्ष राजेंद्र रावत की पत्नी सीमा रावत ने जहां बगावत का आगाज करते हुए निर्दलीय मैदान में उतरने का ऐलान किया है, वहीं सीमा अब बीजेपी उम्मीदवार पर पूरी तरह हमलावर भी हो रही हैं। सीमा का आरोप है कि पार्टी ने ऐसी महिला को टिकट दिया है जिसका पार्टी में योगदान नहीं के बराबर है। यही नहीं, पार्टी के इस फैसले से समर्पित कार्यकर्ता पूरी तरह निराश हैं। एक ऐसी महिला को उम्मीदवार बनाया गया जिन्होंने एक बार भी भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में न कदम रखा, न भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में आई, न धरने में उनको किसी ने देखा। आज आप किसी से भी पूछ लीजिए कार्यकर्ता से, वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि हमने इस महिला को नहीं देखा है। पिथौरागढ़ की मेयर बनने के लिए दर्जन भर महिलाओं ने पर्चा भरा है, जिसमें 4 बीजेपी की बागी हैं, जबकि कांग्रेस से 2 बागियों ने पर्चा दाखिल किया है। लेकिन कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी मुश्किल नेताओं ने खड़ी की है। प्रदेश उपाध्यक्ष एमडी जोशी पत्नी को टिकट नहीं मिलने पर भड़के हैं, तो वहीं स्थानीय विधायक मयूख मेहर ने पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ अपने उम्मीदवार को मैदान में उतार डाला है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की उम्मीदवार अंजू लुंठी जी हैं, वो माननीय विधायक मयूख मेहर जी के घर भी गई हैं, और जो हमारी रिसेन मेहर की पत्नी है उनके घर भी गई हैं, और भावना नगर कोटी जो हमारी महिला अध्यक्ष है उनके घर भी गई हैं। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। दोनों ही पार्टियां बागियों को मनाने में जुटी हैं। अब ये देखना है कि कौन सा दल कितने बागियों की बगावत को थाम पाता है। नाम वापसी के बाद भी अगर बगावत का आलम ये ही रहा तो तय है कि चुनावी नतीजे किसी भी करवट बैठ सकते हैं, जिसमें बड़ा रोल इन बागियों का ही होगा। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी की बात करते हैं, जहां पर मेयर का मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। बीजेपी ने यहां पर गजराज सिंह बिष्ट को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं कांग्रेस ने ललित जोशी को चुनावी मैदान में उतारा है नामांकन के। लेकिन अंतिम क्षणों में देखिए, समाजवादी पार्टी की ओर से भी शोएब अहमद ने नामांकन पर अपना दाखिल करके हलचल को बढ़ा दिया है, चुनावी माहौल को गर्म कर दिया है। शोएब का मुस्लिम मतदाताओं में अच्छा खासा होल्ड माना जाता है। साल 2018 के निकाय चुनाव में भी अपना दम दिखा चुके हैं। ऐसे में हल्द्वानी का सियासी पारा जो है वो काफ़ी ज़्यादा चरम पर है, और सियासी गणित काफ़ी मज़ेदार भी हो गया है। मुस्लिम मतदाताओं को लेकर कांग्रेस में बेचैनी बढ़ गई है। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी का सियासी गणित लगातार मज़ेदार होता जा रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी की एंट्री से शहर की सियासत में और निकाय चुनाव में काफ़ी ज़्यादा सरगर्मियां बढ़ गई हैं। साल 2013 और 2018 में लाकर खड़ा कर दिया है बिल्कुल वैसा ही मंजर, जब समाजवादी पार्टी ने अपना ऐसा दम दिखाया था कि बीजेपी और कांग्रेस भी हैरान रह गए थे। देखिए रिपोर्ट। नगर निकाय के चुनावी शोर के बीच हल्द्वानी में कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में समीकरण तेजी से करवट बदल रहे हैं। साल 2013 में मेयर के मुकाबले में अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने कांग्रेस को तीसरे नंबर पर ढकेल दिया था, तो साल 2018 में शोएब अहमद ने करीब 10,000 वोट लाकर अपनी मजबूत मौजूदगी दिखाई थी। अब्दुल मतीन सिद्दीकी और शोएब अहमद अब सपा के मंच पर एक साथ हैं और साल 2025 में नई इबारत लिखने का दावा कर रहे हैं। देखिए, आज ये वक्त की जरूरत थी, जो हालात शहर के हो गए थे, जो यहाँ की जनता बुरी तरह परेशान है, तो ये बात तय थी
कि लोग हमारी लड़ाई का फायदा उठा रहे थे। तो आज हमने उन सारी चीज़ों को आपस में भुलाते हुए, लड़ाई तो कहीं नहीं थी, राजनीतिक लड़ाई सब लोगों में होती है जहाँ चार बर्तन होते खटकते हैं। तो आज हम लोगों ने इन्होंने बड़ा दिल दिखाया, साथ में बैठ के हमने वार्ता की है कि आज इन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा है और आने वाले चुनाव में हम इनके साथ में जाएंगे। कम से कम आज मेयर से एक अपनी भूमिका बनाएंगे। जो 2013 में मतीन भाई कुछ वोटों से, चंद वोटों से रह गए थे, तो वो जो कमी है वो पूरी करेंगे इस बार हम लोग। और ये चुनाव सिर्फ एक छोटा चुनाव नहीं होता, बहुत बड़ा चुनाव होता है मेयर का। तो कोशिश ये करेंगे हर जगह तक पहुँचे। जाहिर है मुस्लिम मतदाताओं के गढ़ से उन्हीं के नेता का खड़ा होना कांग्रेस को चिंता में डालने वाला है, क्योंकि कोई विकल्प न होने की स्थिति में इसका सीधा फायदा कांग्रेस को मिलना तय था। लेकिन इन सबके बीच कांग्रेस को भरोसा है कि मुसलमानों का वोट उन्हें ही मिलेगा। उसके लिए रणनीति बनेगी, आप उसमें तय करेंगे, अब उनको समझाएंगे। और ऐसा नहीं कि मुस्लिम मतदाता कांग्रेस से बाहर जाएगा, मुझे उम्मीद नहीं है। वो दलित जोशी के पक्ष में वोट करेंगे। दरअसल हल्द्वानी के गौजा जाली, लाइन नंबर, नई बस्ती, गफूर बस्ती, रेलवे लाइन, राजपुरा और ढोलक बस्ती इलाके के 15 वार्ड में 40,000 से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। लेकिन पिछले साल हुई बनभूलपुरा हिंसा के दौरान मुस्लिम लीडरशिप कमजोर होने की बात सामने आई, जिसके बाद मुस्लिम समाज अपने किसी नेता को मजबूत करने के बारे में सोचने लगा है, जिससे हल्द्वानी का सियासी समीकरण बदलना तय है। हल्द्वानी से न्यूज 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। और आइए आपको अल्मोड़ा नगर निगम का अपडेट दे देते हैं, जहां पर अल्मोड़ा नगर निगम बनने के बाद पहली बार मेयर का चुनाव हो रहा है। जी हां, बीजेपी से 2 लोगों ने बागी होकर नामांकन किया है, तो वहीं कांग्रेस ने भी यहां पर 2 बागियों को पर्चा दाखिल, यहां पर जो कांग्रेस से बागी हो चुके हैं उन्होंने दाखिल किया है। दोनों पार्टी के नेता अपने बागियों को मनाने में अब जुटे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। 26,000 वोटर्स वाली अल्मोड़ा नगर निगम में मेयर के लिए 6 नामांकन हुए हैं। बीजेपी से बागी होकर पूर्व सैनिक और एक अन्य दावेदार ने नामांकन पत्र भरा है। ऐसे में बागियों को मनाने में बीजेपी जुटी हुई है, लेकिन बागी किसी भी कीमत में नहीं मानने की बात कर रहे हैं। मेरे को 2 बार, एक बार पूर्व में 2012 में जब मेरा ये चुनाव हो रहा था, तो उस समय इनके द्वारा मेरे को लास्ट टाइम में 2:30 बजे तक कहा गया तुम्हारा टिकट पक्का हो गया, टिकट पक्का हो गया, और 4 बजे मेरे को जब न्यूज़ चलती है तो उसमें मेरा नाम गायब हो जाता है। वो एक कैसे लोगों को टिकट देने की प्रथा बना दी। कांग्रेस भी बागियों के संकट से जूझ रही है। यहाँ कांग्रेस के 2 बागियों ने मेयर का पर्चा भरा है। अब बीजेपी और कांग्रेस दोनों को जल्द बागियों को मनाना है। सभी कार्यकर्ता हमारे हैं, हम प्रयास करेंगे कि हम सभी कार्यकर्ताओं को मनाकर, क्योंकि हम लोग अपने व्यक्तिगत राजनीति करने वाले लोग नहीं है, हम लोग एक समाज के लिए राजनीति करने वाले लोग हैं। इसलिए सब लोग समाज के लिए, अपने देश के लिए आगे आएंगे, अपने अल्मोड़ा के लिए आगे आएंगे। जो पार्टी के खिलाफ अभी जिन्होंने नामांकन किया है उन लोगों से बात करने का प्रयास किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि हमें उसमें सफलता मिलेगी। और क्योंकि कई लोग भाजपा के लोग जो है उनको उकसाने का काम कर रहे हैं कि कैसे ही कांग्रेस की वोटें कटे, तो उनके प्रयास को विफल करेंगे और अपने जो साथी हमारे कांग्रेस को उनको मनाने का हम पूरा प्रयास करेंगे। मेयर के लिए बागी उम्मीदवारों की बाढ़ दोनों पार्टियों की चुनावी राह बिगाड़ सकती है। अब देखना यह है कि बीजेपी कांग्रेस का हाईकमान कैसे बागियों को मनाकर अपनी चुनावी वैतरणी पार लगाता है। न्यूज 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी की रिपोर्ट। तो नगर निगम में भले ही नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई हो, लेकिन अब नगर निगम के चुनावों में सरकार के जारी आरक्षण पर हाईकोर्ट सख्त दिख रहा है। हाईकोर्ट ने नियमावली और आरक्षण पर सवाल उठाते हुए सरकार को नोटिस जारी कर कहा है, शॉर्ट काउंटर दाखिल करने का आदेश दिया है। चीफ जस्टिस कोर्ट ने सरकार को कहा है कि 8 जनवरी से पहले जवाब दाखिल किया जाए। जो 11 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हैं उनके मेयर के इलेक्शन में रिजर्वेशन को अप्लाई करने के लिए और अलॉटमेंट ऑफ सीट के लिए एक नियमावली बनाई गई है। उस नियमावली की वैधता को हमने चैलेंज किया है, और हमारा जो निवेदन कोर्ट में है वो ये है कि नियमावली आर्टिकल 243T संविधान, भारतीय संविधान के, और दूसरी जो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट के सेक्शन 7 के विरुद्ध है। और अगर नियमावली अगर गलत है तो उसके बेस पर जो करा हुआ रिजर्वेशन है वो सब गलत है। ये पिटीशन में चैलेंज है, कोर्ट ने 8 तारीख लगाई है। उत्तरकाशी में गंगोत्री हाईवे पर बर्फबारी के बाद लगातार फिसलन के हालात बने हुए हैं। सुक्की से गंगोत्री तक कई जगहों पर फिसलन का खतरा बना हुआ है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बीआरओ की टीम यहां हाईवे को साफ करने में लगी हुई है ताकि फिसलन से पर्यटकों को बचाया जा सके।
आपको हम बता दें कि बड़ी संख्या में यहाँ पर्यटक हर्षिल घाटी पहुंच रहे हैं, लेकिन सुबह शाम पाले की वजह से फिसलन के हालात बने हुए हैं, जहां बीआरओ की टीम बर्फ को हटाने का काम कर रही है।